हेलो सभी लोगों नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि आज लगभग 2500 वर्ष बाद जिन पदचिन्हों पर हमारे महापुरुष राजा चलाना अपनी चाहते थे, अपने देश के वासियों को, अपने प्रजा को, आज उसी रूप में हम अपने इस समाज को देख रहे हैं। आज हम ऐसे महापुरुष, ऐसे वीरों के वीर कहे जाने वाले, राजाओं के राजा, सम्राट कहे जाने वाले, पूरे विश्व में जिनकी ख्याति फैली हो, ऐसे हम चक्रवर्ती को, ऐसे जिन्हों को देवताओं को प्रिय कहा जाता है और जिन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया हो, जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अपने बच्चों को दान में दे दिया हो और पत्थर किताब का आविष्कार करने वाले हों, और भी ऐसे उनके एक कुशल शासक रहे हैं। जबकि उन्होंने 41 वर्ष शासन किया धर्म के बेस पर, धर्म के आधार पर, संपैथी मानवता के आधार पर, तलवार को हाथ में कभी नहीं लिया। ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ, उनको मैं अभिनंदन करता हूँ और साथ में उन सभी भाइयों को, उन सभी बहुजन साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ऐसे महापुरुष को पढ़ा, समझा और आज उनके किए हुए कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वो लोग वास्तव में धन्यवाद के और साधुवाद के लायक हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में उनका सहयोग करने वाले और आज यहाँ उपस्थित सभी धर्म बंधु, सभी लोगों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। आज अपने मैं शब्द बोलने से पहले सबसे पहले समाज में जन्मे ऐसे महापुरुष जिनको मैं इस मंच से याद करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत से, जिनकी योगदान से आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं, आज हमारे स्थिति में सुधार हुआ है, तो उसमें पूरा उनका योगदान है। सबसे पहले मानव को मानव से प्रेम करने वाले, प्रेम का पाठ सिखाने वाले, सभी जीवों पर दया करने वाले, सभी मानव को एक समान समझने वाले तथागत बुद्ध, संतों के संत कहे जाने वाले, बुद्ध के वंशज जाने जाने वाले, संतों के संत कहे जाने वाले और एक बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक, जिन्होंने ब्राह्मणवाद पर और अंधविश्वास पर घोर प्रहार किया, ऐसे संत शिरोमणि रविदास। और समाज में जन्मे सबसे पहले समाज दलितों के जो लेखक कहे जाते हैं, कवि कहे जाने वाले हैं, चोखा मेला। समाज में जन्मे ऐसे महापुरुष जो बाबा साहब तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के गुरु कहे जाने वाले, अंधविश्वास, अखंडवाद को घोर विरोध करने वाले, कमज़ोर वंचित लोगों को न्याय दिलाने वाले और स्कूल की स्थापना कराने वाले, ऐसे हैं देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, संत कहे जाने वाले ज्योतिबा फुले। साथ में भारत की पहली शिक्षिका कही जाने वाली, भारत की पहली कवियत्री कही जाने वाली और महिलाओं को शिक्षित करने वाली, ऐसी है माता सावित्रीबाई फुले। मुस्लिम समाज की पहली शिक्षिका कही जाने वाली, आधुनिक भारत की, और एक अच्छी समाज सेवक के रूप में जाने जाने वाली, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले की भरपूर मदद करने वाली,
बहन फातिमा शेख। ऐसे ही और हमारे समाज में जन्मे महापुरुष ईश्वर को ना मानने वाले और सच्ची रामायण को लिखने वाले ऐसे हैं ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार और आरक्षण के जनक कहे जाने वाले एक बाबा साहब की भरपूर मदद करने वाले कुर्मी बिरादरी में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज। भारत को स्वच्छ अभियान चलाने वाले, घर घर जाके लोगों को समझाने वाले, अपने भजन के माध्यम से संत गाडगे, धोबी बिरादरी में जन्मे बाबा संत गाडगे। बाबा साहब की मदद करने वाले, 17 सूत्री मांग रखने वाले फरुखाबाद के स्वामी अच्युतानंद हरिहर। भारत के संविधान के निर्माता, वंचित और महिलाओं के जन्मदाता, विश्व के ज्ञाता और ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजनीति के कबीर कहे जाने वाले और उत्तर भारत का अंबेडकर कहे जाने वाले रामस्वरूप वर्मा। बिहार का लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद। जाति वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध करने वाले, सच्ची रामायण का अनुवाद करने वाले और बुद्ध के सच्चे अनुयायी, एक अच्छे वक्ता ललई सिंह यादव। और इसी श्रृंखला में और भी हमारे ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, शोषित, वंचित और अन्य समाज को भी जगाने वाले, वोट का अधिकार, वोट का वैल्यू बताने वाले, उनकी कीमत बताने वाले, साहबों के साहब कहे जाने वाले, बहुजनों को हुक्मरान बनाने वाले, बाबा साहब तथागत बुद्ध, संत रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने वाले, बहुजनों को आगे बढ़ाने वाले मानवर काशीराम साहब। ऐसे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं अपनी बात को आरंभ करता हूँ। आज हमारा देश, हमारे देश के जो बहुजन भाई हैं, वो कुछ कामों में कहीं न कहीं पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और उसका कारण ये है कि उनको अपना इतिहास ना पता होना, यही उसका कारण है। जबकि उनको नहीं मालूम है कि उनके ही समाज के, उनके ही वर्ग के, हमारे ही वर्ग के इतने विशाल, इतने महान, इतने चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के खून हैं। लेकिन हमारे बहुजन साथियों को, बहुजन भाइयों को एक जाति व्यवस्था में बांट दिया जाता है। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था में बटे हुए हैं, जिससे हमारा विकास रुक जाता है और त्योहारों में उलझा दिए जाते हैं।
त्यौहार आप लोग वही त्यौहार मनाते हो जिसमें आपके राजा की हार हुई है, राजा का कत्ल हुआ है। उन्हीं त्यौहार से आप उन्हीं को आप त्यौहार कहते हो, उन्हीं पे आप जश्न मनाते हो और खुश रहना चाहते हो। जबकि आपको इतिहास ना मालूम होने का कारण ये सब है, ताकि आप ये सब इसलिए करते हो ताकि आपको इस इतिहास ही नहीं मालूम है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस वर्ग को, जिस समाज को अपना इतिहास नहीं मालूम है, वह समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता है। तो इतिहास के बारे में बात जब करते हैं, तो जैसे कि आप हिरण्यकश्यप, हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप, उनका कत्ल होता है और वो हमारे ही समाज के राजा थे और आप लोग बहुत अच्छे त्यौहार मनाते हो। राजा बलि हमारे ही समाज के राजा थे और बात करते हैं यादव समाज में जन्मे राजा महेश्वर, उनकी भी आपको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए जिस पर आप त्यौहार मनाते हैं। ऐसे बहुत से राजा हैं जिनकी मृत्यु होती है, मर्डर होता है और उनकी हार होती है, आप उन पर त्यौहार मनाते हैं। जबकि आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध ने और सम्राट अशोक के विचार थे कि एक ऐसा ही धम्म है, एक धम्म ही एक ऐसा हथियार है जो आपको सही मार्ग दिखा सकता है और आपको एक कर सकता है। अब हम इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास के पन्नों में जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में हर वर्ग के राजा हुए हैं, लेकिन हमको सही से ना तो इतिहास में मिलता है, ना तो हमें कहीं बताया जाता है। हमें जात के अनुसार और जात के अनुसार हमें काम में व्यस्त किया जाना होता है, व्यस्त हो जाते हैं। जैसे नाई बिरादरी के लोग यही सोचते हैं सिर्फ बाल काटने वाला होता है, जबकि नाई वंश के ही नंद वंश हुआ है, धनानंद। तो पूरा नंद वंश नाई वंश, नाई जात के ही थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, तथागत बुद्ध, ये सब यहीं के मूल निवासी हैं, शूद्र माने जाते हैं। और छतरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी पहले कोई राजा बन जाता था, अपने को छतरी कहलाना पसंद कहलाता था। दूसरा उसका अपवाद ये मिलता है कि छतरी क्षेत्रीय से संबंधित था, ना कि क्षत्रिय। क्षेत्रीय शब्द से था कि इस क्षेत्र के लोग हैं। और हम लोग आज कोई मौर्य में बस जाता है, कोई शाक्य बोलता है, कोई कुशवाहा बोलता है, कोई गडरिया बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है और अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और विभाग अलग अलग अपने विचार बना लेते हैं, जबकि ये एक ही खानदान के हैं, ये सब एक ही घर के हैं। चाहे वो मौर्य वंश हो, चाहे सब शाक्य वंश हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे काछी हो, चाहे कुर्मी हो, ये सब एक ही वंश के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के हैं। सभी लोग ये शूद्र में आते हैं और इनका हम थोड़ा इतिहास पर नज़र डालते हैं। तो शाक्य वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे शाक्य शब्द आया है, मैं बताना चाहूँगा। शाक्य वंश के ही तथागत बुद्ध हुए हैं और उनके पिता सिद्धोधन शाक्य वंश से ही आते हैं। शाक्य वंश जो है, कौशल राज्य में एक राजा था, तथागत बुद्ध से बहुत पहले की बात है
कि कौशल राज्य में एक राजा था जिसका नाम ओकाक था। ओकाक के 4 बेटे थे और 4 बेटे के बाद ओकाक की पत्नी का देहांत हो जाता है। जब ओकाक की रानी का देहांत हो जाता है, ओकाक दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी करते हैं एक खूबसूरत औरत से, और उसके भी एक बेटे का जन्म होता है। उस बेटे का नाम जंतु रखा जाता है। राजा ओकाक बहुत खुश होते हैं और अपनी पत्नी पत्नी का नाम होता है मनापा। दूसरी पत्नी का नाम मनापा होता है। तो उससे पूछते हैं कि आपको कोई वचन कुछ मांगना हो तो मांग सकती हैं, मैं आपसे खुश हूँ। मनापा बोलती हैं कि ये चारों आपके जो लड़के हैं, पहली वाली रानी के, इन चारों को इस राज्य से निकाल दिया जाए ताकि मेरा लड़का आगे शासन चला सके, मेरा लड़का आगे राजा बन सके। राजा परेशान तो होता है, लेकिन अपनी बात के बहुत ही पक्के होते हैं, बात के बहुत ही सच्चे होते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा अटपटा लगता है। यहाँ पे अगर अपने कोई एक खून को भगा काट दे तो ये मुझे समझदारी नहीं लगती है। राजा ओकाक अपने चारों लड़कों को अपने राज्य से निकलने का आदेश दे देते हैं। चारों लड़के निकल जाते हैं। एक ऐसी हिमालय की गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं जहां बहुत घना जंगल होता है, और वहीं पे चारों निवास करने लगते हैं। पास में कपिल मुनि नाम के एक मुनि होते हैं, वहाँ पर वो भी रह रहे होते हैं। धीरे धीरे वो चारों राजकुमार जो होते हैं, राजा के लड़के, वहाँ पे इतना अच्छा निवास स्थान बना देते हैं कि पूरा नगर बसा देते हैं और भी लोग रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद राजा को ध्यान आता कि मेरे 4 लड़के वो कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, किस हालत में हैं। उनको ध्यान करता है और सैनिकों को आदेश देता है उनका पता लगाओ। सैनिक पता लगाते हैं और बताते हैं। राजा खुद वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छे सुंदर जगह है, सुंदर सी जगह है जो रहने के स्थान है। बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तभी उनके मुंह से निकलता है, आप लोग शाक्य हो। तो शाक्य मतलब होता है जो काम करने में सक्षम हो, वन हु एलिजिबल फॉर एनी वर्क, जो किसी भी काम करने में सक्षम हो। तो वो शाक्य शब्द वहीं से स्टार्ट हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है, विचार है कि शाक का मतलब, वहाँ पे शाक के वृक्ष थे बहुत, और इसीलिए वो लोग शाक कहे जाते थे। वहाँ से शाक्य शब्द की उत्पत्ति हुई है और वहाँ के रहने वाले शाक्य समुदाय के कहे जाने लगे। वहीं पे रोहिणी नदी है। और उसके बाद मौर्य वंश का कैसे आविष्कार हुआ, मौर्य वंश का कैसे उत्पत्ति हुई है, इसके आगे मौर्य वंश के बारे में बता रहे हैं। शाक्य वंश के बाद वहाँ जब ये लोग कपिल जो राजा थे, वो मुनि थे, कपिल मुनि के नाम से कपिल वस्तु का नाम पड़ गया। उसके बाद कौशल का राजा प्रसन्नजीत, उनका लड़का, उनके लड़के का नाम था विरूढ़क। विरूढ़क विरूढ़क उनके लड़के का नाम था। वो वहाँ पे अटैक कर देता है कपिल वस्तु पे,
शाक्य वंश के लोगों पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है। तो शाक्य वंश के लोग वहाँ से कुछ लोग भयभीत होकर, परेशान होकर भाग जाते हैं, दूसरे स्थान पर निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर निवास करते हैं जहाँ पे ऐसी जगह होती है, पीपल होते हैं और वहाँ काफ़ी छाँव होती है, वहाँ पे मोर ज़्यादा रहते हैं। स्थान जहाँ पे मोर ज़्यादा रहते हैं, तो ये लोग जो भाग के गए थे, तो ये मोरी लोग कहलाने लगे, मोरी समुदाय कहने लगे, मोरी लोग कहलाने लगे। आगे धीरे धीरे वही मोरी लोग मौर कहलाने लगे। और मौर्य वंश के जो मुखिया थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसी से आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य के मुखिया थे। एक बार वहाँ भी हमला होता है और चंद्रगुप्त के पिता वहाँ मारे जाते हैं। चंद्रगुप्त के पिता मारे जाते हैं। चंद्रगुप्त की माँ और अपने भाइयों के साथ वहाँ से भाग करके पाटलिपुत्र आ जाती हैं। पाटलिपुत्र में एक बच्चे को जन्म देती हैं। वही बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा जाता है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जातियाँ, ये समाज कैसे बनते गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये शाक्य वंश के ही लोग यहाँ पर काम बांट दिए जाते हैं। कुछ लोग सब्जी का काम करते हैं, पटेल लोग खेती का, कृषि का काम करते हैं। तो पटेल कुर्मी बोलने लगे हैं, कुर्मी बोले जाते हैं, उन्हीं को पटेल कहा जाता है। जो साग सब्जी का काम करने लगे उन्हें कुशवाहा कहा जाने लगा। जबकि हम देखते हैं सभी लोग एक ही वंश के थे, एक ही समुदाय के थे, और कितनी भिन्नता हो गई, कितनी दूरियां बढ़ गईं, कितनी भिन्नता आ गई, कितनी दूरियां बढ़ गईं। और वो दूरियां बढ़ते बढ़ते आज हमारे समाज में कि हम पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे घर के लिए खाना भी नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे घर खाना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे के घर हमें शादी ब्याह तो दूर रह खाना पसंद नहीं भी आता है। जबकि ये कुल 2500 वर्ष हुए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज फिर हमारे समाज के कुछ ऐसे अग्रदूत हैं, ऐसे नायक हो रहे हैं जो स्टडी करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, विचार करते हैं, मंथन करते हैं और आगे लोगों को समझाने के प्रयास करते हैं। अब बात करना चाहते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक की बात करना चाहते हैं। आपको दूसरे वीडियो में सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे। इतना ही इसमें है। धन्यवाद।